एवं लग्न के जो स्वामी हैं वो कहाँ पर जाकर के बैठे हैं, तो वो जाकर के बैठे हैं लाभ भाव में। लग्न के स्वामी कहाँ पर जाकर के बैठे हैं, तो बैठे हैं लाभ भाव में। यानी देखो मैंने पहले भी कहा था, जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठा है तो आपके जीवन का उद्देश्य वही बन जाएगा। तो श्री गौतम जी अडाणी जो एक सामान्य परिवार में जन्मे और सामान्य परिवार छोटा सा काम करके वो आज धीरे धीरे इतने बड़े बन गए, तो श्री गौतम अडाणी का जो लग्नेश है वो जाकर के बैठा है लाभ भाव में। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी जो महत्वाकांक्षा है, इनका जो जीवन का एक ही उद्देश्य है वो है सिर्फ लाभ कमाना। यानी लाभ का अर्थ ये है कि पैसे कमाना और पैसे में प्रॉफिट हासिल करना, यानी अधिक से अधिक धन लाभ हासिल करना, यह इनके जीवन का मूल उद्देश्य है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने बता दी। अब आप देखिए कि इनका लाभ कमाना इनका मूल जीवन का उद्देश्य है, मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए कि इनके जन्म कुंडली में सूर्य, देखो लग्न का स्वामी यहाँ पर जाके बैठा है तो जीवन का लक्ष्य हो गया लाभ कमाना। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, सूर्य, आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके देखिए, यदि आपकी भी जन्म कुंडली में सूर्य लाभ भाव में बैठा है तो आप लिख कर ले लीजिए, चाहे आप छोटा काम करते हो, चाहे बड़ा करते हो, चाहे जीवन में कोई भी कार्य करते हो, आपको आपके जीवन में धन की कमी में आभास नहीं होगी। आपको जीवन में धन की कमी आभास नहीं होगी और आपके जीवन में धन किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से आता ही रहेगा। धन आगमन सदैव आपके बना ही रहेगा अगर लाभ भाव में सूर्य विराजमान है तो। ठीक है मित्रों, ये आप नोट करके रख लीजिए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये किसकी राशि में बैठे, बुध की राशि में, और बुध के साथ इन्होंने तात्कालिक मित्रता बना रही है, तो तात्कालिक मित्रता होने से उसका जो ग्रह का प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए इनका, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो इस जन्म कुंडली में, देखो वैसे इस जन्म कुंडली में सप्तम जो भाव है, सप्तम भाव किसका होता है, दाम्पत्य का होता है और व्यापार का होता है। ठीक है मित्रों, अब दाम्पत्य के बारे में तो मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है दाम्पत्य के बारे में चर्चा करना। हमारा उद्देश्य है सिर्फ इनके व्यापार पर फोकस करना और कौन सी ग्रह स्थितियों ने इनको यहाँ तक पहुँचाया इसके बारे में समझना। ठीक है मित्रों, तो अब हम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्तम भाव जो है वो है इनके व्यापार का। ठीक है मित्रों, तो सप्तम का स्वामी कहां पर जाकर के, सप्तम का स्वामी कहां पर जाकर के बैठ गया है, षष्ठ भाव में। सुनना, सप्तम का स्वामी षष्ठ भाव में बैठ गया है। ठीक है, और द्वादश का स्वामी जाकर के कहां पर बैठ गया है, वो जाकर के बैठ गया है सप्तम भाव में। ठीक है मित्रों, द्वादश का स्वामी सप्तम में विराजमान है चंद्रमा, और सप्तम का स्वामी जो कि षष्ठ भाव में जाकर के बैठा है। देखो छठा भाव किसका होता है, छठा भाव होता है वैसे त्रिक भाव है। छठा भाव क्या है, त्रिक भाव है। तो कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति को संघर्ष बना के रखता है, और संघर्ष कहूंगा, संघर्ष भी बनाता है और एक प्रतिस्पर्धा बना के रखता है। जीवन में प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के जीवन में वो बना करके रखता ही रखता है। ठीक है मित्रों, तो अब आप देखिए कि श्री गौतम जी अडाणी का व्यापार का भाव कहां पर जाके बैठ गया, छठे भाव में। यानी इनके जीवन के प्रत्येक भाव में, इनके जीवन के प्रत्येक भाग में और जीवन के प्रत्येक कारोबार में, प्रत्येक जिस भी फील्ड में ये हाथ डालेंगे वहां इनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इतने उच्च स्तर के व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा तो होगी होगी, और कहीं ना कहीं व्यापार भाव का स्वामी शत्रु भाव में जाकर के बैठ गया है। तो ये जैसे जैसे इनका व्यापार आगे बढ़ता जाएगा, इनके शत्रु, इनके आलोचना करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले इनके ऊपर बढ़ते जाएंगे। हालांकि शत्रु इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि छठे भाव में शनि बैठे हैं और शनि स्वग्रह होकर के बैठे, सुनो, शनि स्वग्रह होकर के बैठे, यानी शत्रुहंता नामक योग, राजयोग लगाकर बैठे हैं। वैसे इस राजयोग का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति के कितने भी शत्रु हो, शत्रु अनेक होते हैं, उसकी आलोचना करने वाले अनेक होते हैं, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, और केतु यहाँ पर स्वग्रह होकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं शनि के बल को इसने 5 गुना अधिक बढ़ा दिया, यानी शत्रु अंता प्रबल रूप से जागृत हो गया है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए दूसरा विषय जो समझने का है कि वो ये है कि पंचम का स्वामी जाकर के बैठा है ज्ञान भाव में। सुनना, पंचम का स्वामी ज्ञान भाव में, अष्टम का स्वामी जाकर के बैठा सप्तम भाव में, और ज्ञान भाव का स्वामी बैठा है सप्तम भाव में। यानी व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, और गुप्त ज्ञान है, गुप्त, ये मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, और जो गुप्त जो प्रयोग होते हैं उनका भाव है। तो ऐसा व्यक्ति अपने गुप्त विचारों को रखते हुए आगे उसमें व्यापार में लगाता गया और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता गया, और व्यापार को उसने दिन दुगुना चार चुगुना बढ़ाया। लेकिन एक इसमें गंभीर विषय सोचने वाली बात है कि चंद्रमा जो कि द्वादश का स्वामी होकर के भी यहाँ पर बैठा, तो कहीं ना कहीं इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बना होगा।
अब देखो क्या है ना कि कुछ चीजें देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। अगर ये स्थिति आपके साथ भी और मैं कह दूं कि आपके दाम्पत्य में परेशानी होगी तो हाँ होगी, 100% होगी, ठीक है, ये सूत्र है और 100% घटित होता है। लेकिन देश काल परिस्थिति पर भी सब चीजें निर्भर करती है कि क्या पता गौतम जी अडानी है जो एक सभ्य परिवार से आते हैं तो उन्होंने इस चीज को समझने का प्रयास किया और रिश्ते को निभाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। तो मैं इनके विवाह के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, जो भी है इनके बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम आते हैं व्यापार पर। तो देखो द्वादश का स्वामी जाकर के बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका? व्यापार का। द्वादश भाव किसका है? विदेश का। विदेश का भाव। अगर आप मुझसे पूछो कि हम विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, तो हम 12वें भाव को देखेंगे। जैसे अष्टम को भी देखते हैं लेकिन 12वें भाव को विशेष तौर से देखते हैं, ठीक है। तो 12वां जो भाव है वो किसका है? विदेश का। विदेश का स्वामी जाकर के सप्तम बैठ गया। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति का जो व्यापार होगा वो विदेश से ज्यादा होगा। विदेशों में इस व्यक्ति का व्यापार अधिक होगा, विदेशों में इस व्यक्ति का लेन देन अधिक होगा, विदेशों से जुड़कर ऐसा व्यापार करेगा व्यक्ति। और विदेशों, अब देखो इनका पोर्ट का काम है तो आपको पता ही सब विदेशों का माल आता है, विदेशों का माल जाता है, और कोल माइन से है विदेशों में। तो इनका जो व्यापार है वो विदेशों से जुड़ेगा। विदेश से जुड़कर ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करते हैं, ठीक है मित्रों। ये चीज मैंने बता दी आपको। दूसरा, व्यापार भाव में देखो इनके गुरु चंद्रमा से गज केसरी योग बन रहा है, जो कि इनके व्यापार को कई गुना अधिक ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर रहा है और करता है। और इसी गज केसरी योग लग्न पर पड़ गई तो व्यक्ति इतने कार्य को संभाल कैसे लेता है, इतने बड़े कार्य को संभाल कैसे लेता है, इनको मैनेज कैसे कर लेता है। इस गुरु चंद्रमा की जो युति है गज केसरी योग, इसने व्यक्ति को इतनी उच्च कोटि की बुद्धि दी है, इतनी उच्च कोटि का मैनेजमेंट दिया है कि व्यक्ति उस परिस्थिति को संभाल लेता है, ठीक है मित्रों। एक चीज और ध्यान से समझने वाली है कि इनका ऐसा क्या है कि इनको हाथ डाला और इनको सोना निकलने लगा। कर्म क्षेत्र में इतनी सफलता कैसे देखने को मिली, ठीक है मित्रों। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनिए, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर ये है तो घटित होगा। धन भाव का स्वामी, सुनना, धन भाव का स्वामी एवं लाभ भाव का स्वामी, विशेषकर धन भाव का स्वामी यदि कर्म भाव में आकर के बैठ जाए तो एक सूत्र है, आप नोट कर लीजिए कि धन भाव का स्वामी यदि कर्म भाव में आकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब घर में भी जन्म लेकर के, बिल्कुल निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर अपने कर्म के बाहुबल से, धन का स्वामी कर्म में बैठा तो क्या कहना चाह रहा है, ये कर्म के बाहुबल से धन, अपार धन अर्जित कर लेता है। किससे? अपने कर्म के बाहुबल से। तो श्री गौतम अडानी ने यही किया, अपने कर्म के बाहुबल से अपार धन अर्जित कर लिया, ठीक है मित्रों। ये चीज मैंने आपको बता दी। और शुक्र के साथ, शुक्र के घर में बैठे हैं बुध, शुक्र से तात्कालिक मित्रता लगा करके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो बुध का जो बल है वो और अधिक बढ़ गया, ठीक है मित्रों। अब आप देखिए, लाभ का स्वामी भी कर्म में, धन का स्वामी भी कर्म में। तो वैसे धन का स्वामी कर्म में बैठे तो इसे महाधनी योग भी कहते हैं, लाभ का स्वामी कर्म में बैठे तो इसे महाधनी योग भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके महाधन को प्रदर्शित करता है। और महाधन से भी हटकर मैं कहूँगा कि इन्होंने कर्म करने का जो सामर्थ्य किया उसको ये प्रदर्शित करता है, ठीक है मित्रों। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इनका जो भाग्य है, क्योंकि बिना भाग्य का आदमी इतना ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, ये आप लिख कर ले लीजिए। इनका जो भाग्य है वो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में स्वग्रह होकर के बैठा है तो यह भी महाभाग्यवान के समान फल देने वाला ही है। यदि इस पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाती तो वो महाभाग्यवान कहलाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं है फिर भी यह महाभाग्यवान के समान ही है। और मित्रों मैं बता दूं, कुछ प्रारब्ध का खेल भी है ये, क्योंकि इस जन्म में जो आप पुण्य करते जा रहे हो उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज के तौर पर या उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, यानी उसके कुछ अंश अगर आप पूरा भी भोग लोगे तो भी उसके कुछ अंश के रूप में आपको अगले जन्म में उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। ये आप मान करके चलिए, आपके अच्छे कर्म जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, ठीक है मित्रों। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ पर बैठकर अब देखो एक चीज़ और बताया था, ये यहाँ पर बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि कहाँ पर डाल रहा है? पराक्रम भाव पे। तो इसने व्यक्ति के अंदर अत्यंत पराक्रम जागृत कर दिया, व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना दिया। दूसरा, इसकी पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही, सुख सुविधा के भाव पर। इसीलिए क्या है कि व्यक्ति को थोड़ा सुख सुविधा की जितनी भी चीजें हैं वो जीवन भर मिलती रही है, वह व्यक्ति को जीवन भर मिलती रही है एवं मिलती रहेगी, ठीक है मित्रों। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को देख करके उसके भाव में वृद्धि कर देता है, ठीक है मित्रों। एक चीज और मैं बता दूं, देखो शुक्र जो कि 12वें भाव में, 12वें भाव में शुक्र बैठकर व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। ये मैं आपको बताता हूँ। वो देश देश की यात्रा करता है, हवाई यात्रा करता है, जो कि श्री गौतम अडानी जी करते ही है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है।
अब शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये राज योग भंग भी कहलाता है। तो आपने देखा होगा श्री गौतम अडानी जी बस सिर्फ उनकी चर्चा पैसे कमाने के लिए होती, कभी उनकी चर्चा विलासिता के लिए नहीं होती कि उन्होंने ऐसा मकान बना दिया, ऐसी लग्जरी गाड़ी लिया है, या उनका ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में, सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ों में और सीमेंट में, इसमें उसमें, लेकिन बाकी विलासिता की चीज़ों के बारे में आप इनके बारे में न के बराबर ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ये इनको दूर करती है। ठीक है मित्रों, अब अंत में मैं आखिर में सिर्फ इतना सा बता देना चाहता हूँ कि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए तो इनको काल सर्प दोष है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये भ्रम हटा दीजिए। राहु और केतु का मध्य का अर्थ हुआ कि अगर केवल राहु और केतु होता और बाकी सब ग्रह बीच में होते तो इनको काल सर्प दोष होता। इनको काल सर्प दोष नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में भी ये स्थिति है तो मैं बता दूं इनको काल सर्प दोष नहीं है। शनि और केतु से होने से इनको शापित दोष लग रहा है और शुक्र और राहु से होने से इनको लंपट दोष लग रहा है। इसके अलावा इनको कोई भी दोष नहीं है। तो ये थी श्री गौतम अडानी जी की जन्म कुंडली। आप भी अपनी जन्म कुंडली से मैच कराइए और जो मैंने बताई है सूत्र देखिए, आपको अच्छा लगे हो तो मुझे बताइए कमेंट में। कमेंट आपका है। वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।